भगत सिंह सिर्फ नाम ही काफी है। एक 23 साल के नौजवान की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको अंदर तक हिला के रख देगी। इतनी कम उम्र में कहां से आया जज्बा, ये देशभक्ति, इतना जुनून कि भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया और दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन जाते हुए एक ज्वालामुखी विस्फोट बन के अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला गए। जहाँ 23 साल की उम्र में आप और हम एजुकेशन, करियर, जॉब के बारे में सोचते हैं, वहाँ पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने देशभक्ति का रास्ता चुना, आज़ादी की लड़ाई का रास्ता चुना। क्या हुआ था आखिर ऐसा? वो क्या चीज़ें थी, क्या घटनाएं थी जिनसे इंस्पायर होकर भगत सिंह इतने महान देशभक्त बने? इन सब सवालों के जवाब हैं इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा उस क्रांतिकारी का नाम जो भगत सिंह के लिए बहुत बड़े आदर्श थे। उन्होंने भी भगत सिंह की तरह देशभक्ति की राह पर चलते हुए शहादत पाई थी, लेकिन भगत सिंह से भी कम उम्र में। आप में से शायद ही किसी ने उनका नाम सुना होगा। भाई मैंने तो नहीं सुना था। तो बात है सन 1919 की। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह लाहौर के डीएवी हाई स्कूल में स्टूडेंट थे। उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 12 साल। नरसंहार के अगले दिन यानी 14 अप्रैल 1919 को जब भगत सिंह को इस बारे में पता चला तो वो तुरंत लाहौर से अमृतसर जाने वाली ट्रेन में सवार हुए। अपने माता पिता को उन्होंने बताया कि वो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन पहुंच गए अमृतसर। जब वहां पहुंचे तो देखा कि पूरा मैदान ही खून से रंगा हुआ है। इतनी कम उम्र में उस नरसंहार और क्रूरता को देखने के बाद उनके मन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ नफरत और बढ़ गई और उनको विश्वास हो गया कि आज़ादी हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है वायोलेंस। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनके मन में पनप रही क्रांति और देशभक्ति की चिंगारी ने ज्वालामुखी का रूप ले लिया और उन्होंने अंग्रेजों को देश के बाहर खदेड़ने का फैसला कर लिया। जलियांवाला बाग से वापस आते हुए भगत सिंह खून से सनी मिट्टी को अपने साथ ले आए। ये मिट्टी आज भी भगत सिंह मेमोरियल संग्रहालय में सुरक्षित है। बचपन की बात करें तो भगत सिंह का बचपन का एक किस्सा बहुत फेमस है। 3 साल के बच्चे को उसके पिता ने खेत में लकड़ी काटते हुए देखा तो सोचा कि खेल रहा है, लेकिन उत्सुकतावश पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? तो बच्चे ने जवाब दिया, बंदूकें बो रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इन्हीं बंदूकों से अंग्रेजों को मारूंगा। इतनी कम उम्र में ऐसी सोच। ये बच्चा कोई और नहीं, भगत सिंह ही थे। भगत सिंह को देशभक्ति विरासत में ही मिल गई थी। जब बचपन में वो अपने पिता और चाचा की देशभक्ति को देखते हुए बड़े हुए थे और अंग्रेजों के अत्याचार और अन्याय की कहानी सुनते हुए आए थे। जलियांवाला बाग से लौटने के बाद उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा। उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और 1920 में असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। गोरखपुर में हुए चोरी चौरा कांड के बाद 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया तो उनके इस डिसीजन से भगत सिंह काफी डिसअपॉइंटेड हुए और इस प्रकार नॉन वायोलेंस एक्टिविटीज से उनका मोह भंग हुआ। इसके बाद भगत सिंह ने क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। 1923 में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में बीए ग्रेजुएशन में प्रवेश लिया। ये कॉलेज लाला लाजपत राय द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ भगत सिंह ने बीए की पढ़ाई के दौरान यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों का अध्ययन किया। जिस रिवॉल्यूशन से वो सबसे ज्यादा प्रभावित थे वो था रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में उन्होंने बुक्स के माध्यम से जानने की कोशिश की। भगत सिंह को एहसास हुआ कि फ्रीडम के लिए इंडिया को भी इसी प्रकार की एक क्रांति की जरूरत है। जब भगत सिंह लाहौर में थे उसी समय कानपुर में 1924 में HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम के एक संगठन की स्थापना हुई जो युवाओं का एक क्रांतिकारी संगठन था। सचिंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने मिलकर इस संगठन को शुरू किया था। जब भगत सिंह को इसके बारे में पता चला तो वो लाहौर छोड़कर सीधे कानपुर आ गए। लाहौर छोड़कर कानपुर जाने की दूसरी वजह थी उनके माता पिता द्वारा उन पर शादी का दबाव डाला जाना। भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे। शादी कर लेते तो मातृभूमि की सेवा कैसे करते, इसलिए अपना घर लाहौर ही छोड़ दिया। कानपुर आने के बाद भगत सिंह की मुलाकात HRA के सदस्यों से हुई, जिनमें सचिंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सचिंद्र नाथ बख्शी और जोगेश चंद्र चटर्जी थे। भगत सिंह भी इस संगठन के सदस्य बन गए। ये सभी क्रांतिकारी कानपुर में ही गणेश शंकर विद्यार्थी के घर पर मीटिंग किया करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक पत्रकार भी थे। भगत सिंह भी यहाँ पर आया करते थे। यहीं पर भगत सिंह की मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई और इन दोनों साथियों के बीच एक अटूट दोस्ती की शुरुआत हुई। 1925 में भगत सिंह वापस लाहौर आ गए और यहाँ उन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा नाम के एक संगठन की स्थापना की। इसी समय लाहौर में वो सोहन सिंह जोश के संपर्क में आए जो एक क्रांतिकारी लेखक हुआ करते थे और कीर्ति नाम की एक मैगजीन पब्लिश किया करते थे। भगत सिंह ने भी कीर्ति पत्रिका के माध्यम से अपनी क्रांति की आवाज और विचारों को इंडियन यूथ तक पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने प्रताप, वीर, अर्जुन, वंदे मातरम, मतवाला, महारथी और चांद जैसे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में क्रांतिकारी लेख लिखने शुरू कर दिए। अपनी पहचान छुपाने और अंग्रेजों की नजर से बचने के लिए वो बलवंत सिंह और विद्रोही के नाम से ये न्यूज आर्टिकल्स लिखा करते थे।
इस तरह 1925 से 1928 तक एक क्रांतिकारी लेखक के रूप में वो सक्रिय रहे। भगत सिंह कार्ल मार्क्स के विचारों और मार्क्सवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। 1928 में हुई लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह ने उस ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को मारने की योजना बनाई जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। उस ऑफिसर का नाम था जेम्स स्कॉट, जो उस समय का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर जेम्स स्कॉट को मारने के लिए गए। जॉन सॉन्डर्स नाम के एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को जब स्टेशन के बाहर आते देखा तो उसी को जेम्स स्कॉट समझ लिया और गलतफहमी और धोखे के कारण जेम्स स्कॉट की जगह जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी। सॉन्डर्स को गोली मारने के बाद भगत सिंह जब वहां से भाग रहे थे तो चानन सिंह नाम के कांस्टेबल ने उनका पीछा करने की कोशिश की। भगत सिंह पकड़े ना जाएं तो उनको बचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने चानन सिंह को गोली मार दी। इस घटना के बाद सभी क्रांतिकारी उस घटनास्थल से भाग गए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में 2 बम ब्लास्ट किए। इस बम धमाके का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बस अंग्रेजी सरकार को एक चेतावनी देना था। बम ब्लास्ट करने के बाद भी भगत सिंह भागे नहीं, वहीं खड़े रहे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। भगत सिंह ने खुद को गिरफ्तार होने दिया। भगत सिंह द्वारा किया गया ये बम ब्लास्ट फ्रांसीसी क्रांतिकारी ऑगस्टे वेलिएंट से प्रेरित था, जिसने 1893 में फ्रेंच चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज में बम ब्लास्ट किया था। भगत सिंह के साहसिक कदम के बाद उनके द्वारा बोला गया इंकलाब जिंदाबाद का नारा हर गली मोहल्ले में गूंजने लगा। भगत सिंह ने स्पीच और राइटिंग के माध्यम से इस नारे को काफी लोकप्रिय बनाया। भगत सिंह भारत के नौजवानों के लिए एक आदर्श क्रांतिकारी, रोल मॉडल, स्टार और सबके चहेते बन गए थे। भगत सिंह द्वारा फैलाई गई क्रांति की आग देश के हर कोने में जलने लगी। उस समय आलम यह था कि हर जुलूस, हर रैली में इंकलाब जिंदाबाद का ये नारा हर इंसान की जबान पर था। इस घटना के बाद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और उनके बाकी क्रांतिकारी साथियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है। ये मुकदमा जून 1930 से लेकर अक्टूबर 1930 तक चलता रहा। अक्टूबर 1930 में कोर्ट ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनके साथियों को सॉन्डर्स हत्याकांड और असेंबली बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट का डिसीजन 7 अक्टूबर 1930 को फाइनल हुआ, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और बाकी साथियों के लिए जेल। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की आलोचना हुई, जिसमें आरोप लगाया गया ये मुकदमे राजनीति से प्रेरित थे और इसमें उचित प्रक्रिया का अभाव था। फांसी के दिन भगत सिंह क्लेरा जेटकिन के द्वारा लिखी गई किताब रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन पढ़ रहे थे, जो व्लादिमीर लेनिन के बारे में थी। जब उन्हें फांसी के लिए बुलाया गया तो उन्होंने किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा, थोड़ा रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। कोर्ट ऑर्डर और डेथ वारंट के अनुसार फांसी की सजा 24 मार्च को सुबह दी जानी थी, लेकिन निर्धारित समय से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 की शाम को 7:30 बजे लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। देश में दंगे न हो जाएं, इस डर से ब्रिटिश अधिकारियों ने शहीदों के पार्थिव शव को उनके परिवारों को नहीं सौंपा। गुप्त रूप से ही चुपचाप गांव के बाहर शवों का अंतिम संस्कार कर दिया और राख को सतलुज नदी में बहा दिया। इस घटना के बारे में जब लोगों को पता चला तो जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भगत सिंह के साहस और बलिदान से युवा प्रेरित हुए और भारत के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। दोस्तों, अभी तक आपको समझ आया होगा कि भगत सिंह के जीवन के जो महत्वपूर्ण मोड़ थे वो थे जलियांवाला बाग, लाला लाजपत राय की मृत्यु और यूरोपियन रिवॉल्यूशंस का भगत सिंह के जीवन पर गहरा प्रभाव होना। अब आते हैं उस सवाल पर कि वो कौन थे जिनको भगत सिंह अपना गुरु और आदर्श मानते थे। वो थे करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा गदर पार्टी के सदस्य थे और अपने क्रांतिकारी उत्साह के लिए जाने जाते थे। 19 वर्ष की छोटी उम्र में उन्हें भी फांसी दी गई थी और वो शहीद हुए थे। सराभा के साहस और बलिदान से भगत सिंह बहुत प्रेरित हुए और भगत सिंह की सराभा के प्रति गहरी श्रद्धा थी। सराभा को भगत सिंह अपना गुरु और आदर्श मानते थे और हमेशा उनकी तस्वीर अपने साथ रखा करते थे, जो उनके प्रति गहरे सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक था। इंकलाब जिंदाबाद एक नारा है जिसका अर्थ है क्रांति अमर रहे। मौलाना हसरत मोहानी ने इस नारे को लिखा था, जबकि भगत सिंह ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस नारे को लोकप्रिय बनाया। आज भी इसका प्रयोग किया जाता है। बांग्लादेश की जुलाई क्रांति में भी इस नारे का प्रयोग किया गया था। भगत सिंह की याद में 23 मार्च को हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। शहीद आजम का मतलब है महान शहीद। हमें गर्व होना चाहिए भारतीय होने पर कि हमने ऐसी मिट्टी में जन्म लिया है जहां भगत सिंह जैसे महान देशभक्त पैदा हुए। सदियों तक भगत सिंह की याद इस आबो हवा में रहेगी और उनके विचार भी। दोस्तों, ये थी कहानी भगत सिंह की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। विदा लेता हूँ, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।